हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के हिंदी बुक सेकंड कृतिका से फर्स्ट चैप्टर जो अभी तक पढ़ रहे थे पिछले वीडियोस के अंदर। वो है चैप्टर 1 इस जल परले में, और एक रिपोर्ट थी फणीश्वर रात रेणु की। तो अभी तक के वीडियो के अंदर हमने अभी तक जितना देखा था कि बाढ़ के पल्ले से किस तरीके से बचने की कोशिश यहाँ लेखक जो है अपने उस राजेंद्र नगर बिल्डिंग में जो अभी तक लोग रह रहे हैं, तो वो बाढ़ की आती हुई आशंका से भयभीत हैं। तो यहाँ तक हमने देखा है कि अभी तक वे बचने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक बाढ़ का पानी आया नहीं है, रात्रि का काफ़ी समय भी हो चुका है। तो उस समय तक वे बाढ़ के पानी का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या पता किस तरह की त्रासदी लेकर वह आएगा। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि उन्होंने अलग अलग समय विशेष में जो उन्होंने बाढ़ की विभीषिकाएँ देखी हैं, उनका भी वर्णन उन्होंने अपने इस रिपोर्ट के अंदर किया है। कि अलग अलग समय में जैसे बात बता रहे थे वो, कि जैसे जैसे 1967 की बात करी है, उससे पहले की जब उन्होंने बात करी थी कि जब स्काउट बॉय में थे उस समय भी जब रेस्क्यू करने जाते थे या डॉक्टर टीम में जाते थे, तो वहाँ पर किस तरह की घटनाएं आमतौर पे होती थी, उसका भी वर्णन उन्होंने अपने इस रिपोर्ट के अंदर किया है। आगे जो हम देख रहे थे, जहाँ उन्होंने पिछले चैप्टर में जहाँ हमने देखा था कि किस तरह से लोग अभी तक बचने का प्रयास कर रहे थे, तो आगे के लेखक यही सोचता जा रहा था कि हम कि आगे जो है कि किस तरीके से मैं, अब जो लेखक हैं तो वो सोचता है कि आगे मुझे लिखना क्या है। तो लिखने के बारे में जैसे कलम उठाते हैं तो सोचते हैं कि आखिर मुझे लिखना क्या है, लिखूँ क्या, विषय विषय क्या रखूँ। तो इस कार्य में उधेड़ बुन से रहते हैं। तो उन्हें कई सारे ऐसे भेड़ुआ रंग के गेहूँ रंग के पेड़ नज़र आते हैं, यानी जब हम देखते हैं कि कई सारे शब्दों को पिरोना है, तो अब उन्हें केवल शब्दों का एक जाल उन्हें दिखाई देता है, लेकिन वो तस्वीरें उन्हें साफ नहीं होती कि आखिर मुझे किस विषय में, किस बारे में उन्हें बात करनी है। तो आगे देखते हैं कि ओई धाको ऐसे गेछे जल झकझोर कर मुझे जगा गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रेलो है पनिया, आ पानी आ गेलो हो राम सिंगार और मोहन रामचन्नर अरे हो। यानी अब वो देख रहे हैं कि इसी दौरान जब पूरी रात्रि तक जब देख रहे होते हैं कि बाढ़ का पानी किस ओर बढ़ेगा या बाढ़ का पानी किस तरह आएगा, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि बाढ़ का पानी अभी तक आया नहीं है। यानी इसी उधेड़ बुन में क्या हो जाता है, सवेरा हो जाता है, यानी सुबह का समय आ जाता है। तो उस समय कहीं से आवाज़ें आ रही थी कि पानी आ रेला, यानी पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर, थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग पहन लिए पानी आ रहा है। यानी अब बाढ़ का पानी, क्योंकि हम देखते हैं कि बाढ़ का पानी कई सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर आता है, कई तरह की मिट्टियाँ गंदगी साल आता है। तो वो एक तरह से पानी की उसका गेहूं रंग का होता है और मुंह में झाग पहन लिए, क्योंकि पानी को जब एक साथ छोड़ते हैं या देखते हैं धारा जब बनती है तो झाग भी आता है। ठीक वैसा ही जैसा कल शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था, क्योंकि जब हमने देखा था कि अपने मित्र के साथ जब बाढ़ का पानी देखने गए थे, तो जब उन्होंने ऐसे निचले रकम जब पानी का उफान देखा था, उसी तरह का पानी उनके कॉलोनी के साथ आ रहा है। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और भागे भंगी बस्ती के पास। बच्चे क्यों कूद रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, पानी है, वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। यानी पानी का जहाँ टकराव होता है, पानी जब एक साथ गति से करता हुआ किसी चीज़ से टकराता है, तो उसकी पानी की आवाज़ें भी छलकने की आवाज़ें भी आती हैं। तो कभी कभी कुछ लेखक को जो है आभास होता है कि कहीं बच्चों का दल जो है उधर के बच्चे खेल रहे हैं या देख रहे हैं, तो उन्हें एहसास हुआ कि बच्चे नहीं, वे तो पानी है, और कहीं मोड़ आया है, अवरोध है, इसीलिए पानी क्या उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिया चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाजू में लहरें नाचने लगी, यानी उधर तक पानी घुस आया था। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलरव रव। अब यानी जब वो छत पर जाके देखते हो, चारों उन्होंने पानी का आवाज़ सुनाई देता है, उसकी कलरव, उसकी चीख पुकारें सुनती हैं। लहरों का नर्तन, यानी लहरें जो है उसका नर्तन करते हुए इधर से उधर बहकर आगे बढ़ रही है। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा, यानी घर जो उनकी बिल्डिंग है उसके पीछे वाली गलियों में भी पानी क्या करना, बहने लगा है। गोलंबर के गोल पार के चारों ओर पानी नाच रहा है, आ गया है, आ गया है। यानी नाच रहा है का मतलब है पानी क्या कर रहा है, वहाँ पर बह चुका है और तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। बाढ़ का रूप, पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है? करंट यानी उसका बहाव, जो पानी का जो फ्लो होता है, बहाव होता है, वो कितना तेज है। सोने का पानी है, क्योंकि उस समय पानी का रंग भी इस तरह से चमकता भी रहता है।
गन नहीं गंगा जी का है, आगे लो। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया है। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है, यानी पानी का अब स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता और अगर एक टेप रिकॉर्डर होता तो बाढ़ का बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। यानी लेखक ने जैसा बताया था कि वे कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाते थे, तो उस समय जाते थे जब बाढ़ उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाता और काफ़ी हद तक पानी भर जाता था, तो भरे हुए पानी के समय वे नाव के जरिए वहाँ जाकर देखते थे। लेकिन आज जब वे पानी को आता और साक्षात देख रहे हैं कि किस तरह से पानी आ रहा है और किस तरह से जल स्तर धीरे धीरे उसका बढ़ रहा है, तो किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं है, नहीं रात्रि के समय देख नहीं पाते और उस समय क्या स्थिति बनती पता नहीं चल पाता है, नहीं तो बह के मारे न जाने क्या मेरा हाल हो जाता। देखते देखते गोल पार्क डूब गया, यानी पूरा उस गोल पार्क में क्या हुआ, पानी भर गया था। हरियाली जो थी वो सारी गायब हो चुकी थी, लोप हो चुकी थी। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था, भूरे रंग के भेड़ों के झुंड। यानी अब उन्होंने जो है कि जो बाढ़ के पानी है उसको किसके समान, भूरे रंग के भेड़ों के झुंड के समान बताया कि पानी कहीं से उछल रहा है, कहीं से बह रहा है, कहीं से चढ़ रहा है ऊपर। भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़ वे चाय वाले की झोपड़ी गई चली गई। अब धीरे धीरे यानी छोटी जो इस तरह की दुकानें हैं या ऐसी टपरी होती है वह सारी क्या हो रही है, धीरे धीरे जलमग्न होती जा रही है। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता और एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता, यानी मैं इन चीज़ों को अपने कैमरे में टेप रिकॉर्डर उनकी आवाज़ों को कैद कर पाता। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वे भी चोरी चली गई, यानी वे भी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, यानी वे इन घटनाओं का संशय अपनी कविताओं के जरिए, अपनी रचनाओं के जरिए हमें बताने का प्रयास करते हैं। तो ये था हमारा एक पार्ट जो इस जल प्रलय में, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बनाया था और हमें अलग अलग समय से जो बाढ़ की विभीषिकाएं उनसे परिचय करवाया था। और ये भी बताया था कि एक क्षेत्र विशेष में किस तरह चार नदियों के बहने के कारण जब अलग अलग नदियों में जब बाढ़ का उफान आता है तो किस तरह बाढ़ की त्रासदी वहाँ पे मौजूद होती है, लोगों में किस तरह की जो आशंका है या भेद जो रहता है वो व्याप्त हो जाता है। आगे हम बात करेंगे पाठ के प्रश्न उत्तरों के बारे में। तो ये देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे थे। तो इसका उत्तर है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और आवश्यक सामानों को जुटाने में लग गए थे। क्योंकि हम अधिकतर ये देखते हैं कि जब ऐसी भाप जैसी विभीषिकाएं आती है या समस्याएं आती है तो लोग क्या करते हैं, अपने जो सुरक्षा के साधन है उनका प्रबंध करने लगते हैं। अब जैसे होता है कि हमें बाढ़ में बचने के लिए क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो मुख्य रूप से देखें तो हमें खाने पीने की ज़्यादातर आवश्यकताएं होती हैं। उसके साथ साथ पानी की भी हम देखते हैं। तो ये सारी जो देख रहे थे वो सारी हमें क्या नज़र आती है। तो इसके साथ ही हम देख रहे थे कि उन्होंने आवश्यक ईंधन, अब तो ये बात हो गई, तो अब आगे देखें कि क्या चीज़ है। तो आवश्यक संसाधनों में जो उनके पास है ईंधन में जैसे कोयला भी हो सकता है, गैस स्टोव जो भी हो सकता है, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ से घिर जाने के कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। आगे देखें दूसरा प्रश्न है कि बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो लेखक के बारे में है कि लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला था जहां बाढ़ग्रस्त लोग शरण लिया करते थे। वह बाढ़ पीड़ितों की मदद कई तरह से कर चुका था। तो उसने बाढ़ तो देखा था पर बाढ़ घिरने, बहने और भोगने का अनुभव नहीं किया था। क्योंकि अभी लास्ट हमने यही तो देखा था कि लेखक ने यहाँ कहा कि मैंने हमेशा बाढ़ संभावित या ऐसे बाढ़ग्रस्त इलाकों की हमेशा वहाँ पे जाकर लोगों की मदद की है, लेकिन कभी भी बाढ़ का पानी आना और इस तरह देखना कभी भी नहीं देखा था। तो यही बात आगे यहाँ बता रहे थे। वे का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उत्सुक था। वह बाढ़ के प्रति जिज्ञासु था जिसे शांत करने के लिए वह बहुत बेचैन था। यानी वह कई प्रयास कर रहा था कि मैं किस तरह से जो ये विभीषिकाएं देख रहा हूँ उसको किस तरह शांत करूँ, लिखूँ, लेकिन क्या लिखूँ वह उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो यही बात कर रहे थे। आगे देखें प्रश्न नंबर 3, सबकी जबान पर एक जिज्ञासा कि पानी कहाँ तक आ गया है, इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त हो रही है। तो यहाँ देखें कि पानी कहाँ तक आ गया है, जिज्ञासा सबके मन में थी। सब अपनी जबान में यही शब्द कह रहे थे। इससे जन समूह की उत्सुकता, सुरक्षा और कौतूहल की भावना प्रकट होती है।
सब लोग नए अनुभव को और अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। वे जीवन मृत्यु के खेल को देखने का मोह नहीं छोड़ पाते। इस खेल में गहरा आकर्षण होता है, यानी कुतूहल, उनके मन में जिज्ञासा जो थी वो समाई हुई थी। इस कारण से वे बाढ़ के पानी को या बाढ़ के पानी को देखने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे थे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। तो मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? बाढ़ के पानी को। तो यहाँ उत्तर है इसका कि बाढ़ को गेरुआ झाग फेन वाला मोटी डोरी की शक्ल में निरंतर बढ़ता आ रहा है, जो लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहा था और सब कुछ धीरे धीरे डुबोता हुआ आ रहा है। ऐसे पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। इसका कारण यह है कि ऐसा पानी जन धन की अपार हानि पहुंचाता है, जो कि हम अगर ऐसी खबरों में, समाचारों में जब हम देखते हैं कि कई इलाके जो बाढ़ में डूब जाते हैं, तो उनकी क्या स्थिति, यानी घर की जितनी चीज़ें होती है वो तबाह हो जाती है और कई समय लगता है वापस उस समस्या से उबरने के लिए। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 है कि आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो यानी प्रश्न आपसे रिलेटेड है कि जब भी हम ऐसे क्योंकि हमारे ऐसे क्षेत्र विशेष में कभी बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी बाढ़ जैसी आपदाएं आती है तो उसके निपटने के लिए हमारे क्या सुझाव होते हैं। तो देखें इसके लिए कि पहला उपाय है कि सरकार को सभी प्रकार के संभावित खतरों से निपटने के लिए साधन तैयार रखने चाहिए, ताकि उस सामान की लगातार देखरेख होनी चाहिए ताकि आपदा के समय उसका सदुपयोग किया जा सके। स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक आपदा से निपटने में आगे आना चाहिए। सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच गहरा तालमेल बिठाने का प्रयास होना चाहिए और इसके साथ उत्साही नवयुवकों और नवयुवतियों को शीघ्र ही किसी योजनाबद्ध कार्य से जुड़कर सहयोग करना चाहिए। यानी सरकार की जितनी भी जो सहायता होती है वे सारी समय पर की जानी चाहिए और उन्हें जैसा भी मौका मिलता है, जिस समय परिवेश का मिलता है, वहाँ पे सेवाएं पहुँचानी चाहिए। और लास्ट में जैसे भी नवयुवक जो होते हैं, नवयुवतियाँ जो होती हैं, उनको शीघ्र ही किसी न किसी योजनाओं से जुड़कर लोगों को सहयोग पहुँचाना चाहिए। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 6 है कि जब दानापुर डूब रहा था तो पटेनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन से लोगों की किस मानसिकता पर चोट हुई है। इस कथन में है कि उक्त कथन द्वारा लोगों को दुखी देखकर आनंदित होने की प्रवृत्ति या संकुचित स्वार्थी मानसिकता, संवेदनहीनता की स्थिति पर चोट की गई है कि जब ऐसा समय, विकराल समय जब लोगों के आसपास हो रहा है, फिर भी लोग ऐसे जब देखने या ऐसे लोगों का हालचाल पूछने नहीं जा रहे हैं, तो इस समय उनकी लगती है कि शायद वो संवेदनहीन है, यानी उनमें मानवीय संवेदना एक नहीं है। उनकी जो मानसिकता है वह काफ़ी स्वार्थी है, अपनी ही जान बचाने में है, बहुत छोटी संकुचित जो प्रवृत्ति है, या शायद वो ऐसी स्थिति में भी आनंद देखना चाहते हैं। एक समय जब दानापुर डूब रहा था तो पटना के लोगों ने उनकी मदद नहीं की थी, अब स्वयं के बाढ़ में फंसने पर पीड़ा का महसूस कर रहे हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 7 है खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई। तो जैसा कि हमने उस समय बात की थी जब हमारे ये टॉपिक आया था कि बाढ़ का पानी आने पर खतरा बढ़ गया था, इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जब बंद होने लगी थी वही पान की बिक्री अधिक बढ़ गई, क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत संख्या में इकट्ठे हो रहे थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का अच्छा साधन बन गया था। इस कारण से अचानक से जो पान की दुकान की बिक्री बढ़ने लगी थी। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 8 है जब लेखक को यह एहसास होता है कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए थे। तो उत्तर है इसका कि जब लेखक को एहसास हुआ कि इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने सबसे पहले, जब हमने देखा था कि गैस के विषय में, अपनी पत्नी से पूछता है। गैस की कमी जानकर कोयला और केरोसिन ऑयल का उसने प्रबंध किया। उसने आलू, प्याज, मोमबत्ती, माचिस, सिगरेट, कॉम्पोज की गोलियां आदि का प्रबंध किया। उसने एक सप्ताह तक पढ़ने के लिए हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी फिल्मी पत्रिकाएं खरीद ली ताकि बाढ़ के समय में अपना समय व्यतीत कर सकें। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 9 है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। तो अब ये देखिए कि पानी से जो समस्या फैलने की बात आती है, यहाँ पर कवि लेखक ने हमें एक दो बार इसका जिक्र भी किया था कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अक्सर पका ही घाव होता है, यानी वो भाव पकने वाला होता है, जो भी घाव बढ़ जाता है। क्योंकि यह तो होता है कि बाढ़ में अधिकतर हम कभी समय तक फंसे रहते हैं तो हमारे जो पैर या हाथ जो रहते हैं वो धीरे धीरे पानी के कारण सड़ने से लग जाते हैं। अगर उस समय कुछ घाव हो जाता है तो वो बिल्कुल पक सा जाता है। तो बाढ़ के गंदे सड़े जल के कारण लोगों के पाँव की तिया सड़ जाती है और तलवों में घाव हो जाते हैं। तो ये एक समस्या है बाढ़ संभावित क्षेत्रों में लोगों को हो जाती है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 10 कि नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। तो इसका उत्तर था कि
नौजवान के उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। ऐसा उसने नवयुवक अर्थात जो अपने मालिक के प्रति अगाध लगाव रखने की भावना के कारण कुत्ते ने ऐसा किया था। कुत्ता और नवयुवक एक दूसरे से भावनात्मक संबंधों के अलावा मित्रता और सुख दुख में साथ न छोड़ने के अलावा स्नेहपूर्ण संबंध रखते थे। ऐसा कुत्ता ऐसा करके कुत्ते ने स्वामी भक्ति की भावना भी प्रकट की थी। क्योंकि हमने देखा था कि जिस समय लेखक ऐसे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जब गया था, तब उन्होंने रेस्क्यू किया था डॉक्टरों की टीम के साथ। जब वे लोगों को, बीमार लोगों को नाव पर बिठा रहे थे, तो नवयुवक जैसे नाव में बैठा तो उसका कुत्ता भी नाव पर आ जाता है। लेकिन हमने देखा था कि डॉक्टर उस कुत्ते को देखकर काफी डर गया था और उसे भगाने के लिए कहता है कि उस कुत्ते को नीचे उतार दो। तभी हमने देखा कि जो कुत्ते के मालिक ने ये देखा, जब कुत्ते को उतार रहा था वह खुद उतर जाता है, तो इसके साथ साथ जो कुत्ता भी पानी में नाव से नीचे उतर जाता है। तो उसकी बात करते हैं कि स्वामी भक्ति या उसका स्नेह इतना था अपने मालिक के प्रति कि उसके मालिक के बिना उसको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वे भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा था? तो यह देखें कि लेखक बाढ़ के अनुभव को पूरी तरह से जीना और भोगना चाहता था। क्योंकि आज के समय की, जैसे हम प्रश्न के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले प्रश्न का उत्तर देखें कि लेखक जो है बाढ़ के अनुभव को पूरी तरह से जीना और भोगना चाहता था। उधर उसका कलाकार मन चाहता है कि वह बाढ़ के दृश्यों को सजा लें, संजो लें। यदि उसके पास मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, कलम होती तो बाढ़ का निरीक्षण करने की बजाय उसका चित्रण करने लग जाता। तब जीवन को साक्षात भोगने का अवसर उसके हाथ से निकल जाता। तो ये था उसका उत्तर। आगे देखिए प्रश्न नंबर 12 और 13 जो है कि आपने देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं, किसी एक घटना का उल्लेख कीजिए। तो प्रश्न हमारे इस पाठ्य से अलग है, तो ऐसी किसी घटनाओं से हम सब विवेक से भी इसका प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि आपने भी कहीं देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। तो कोई ऐसी घटना अगर आपके साथ या कहीं आपने देखी या सुनी है तो उसका वर्णन कर सकते हैं। तो वैसे प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम जब बात कर रहे थे प्रश्न नंबर 11 के बारे में कि कई बार जैसे होता है कि हम भी अपने जीवन में देखते हैं किसी क्षेत्र विशेष में जब हम घूमने के लिए जाते करते हैं, तो हमारे साथ भी एक समस्या उत्पन्न होती है कि आज के समय जैसे हमारे पास तकनीक के साधन है, मोबाइल फ़ोन या कैमरा जो होते हैं, तो हम उस जगह, उस जीवन को जीने के बजाय क्या करते हैं, उसको कैमरे में या इनमें कैद करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो हम साक्षात में क्या करते हैं, उस जगह को काफ़ी, उसका आनंद जो होता है उसको भोग ही नहीं पाते हैं। उस वातावरण से हम काफ़ी दूर से हो जाते हैं। तो इसके लिए कि हम उस जिस जगह विशेष में पर्यटन स्थल पर जाएँ तो उसको हम अपने साक्षात करने की कोशिश करें, उससे हम जुड़े रहें, उसको हम भोगने की कोशिश करें कि वाकई में हमें कितना आनंद मिलता है। लेकिन वास्तव में होता क्या कि हम चीज़ों को अपने फ़ोनों में या कैमरों में कैद करने में ही लग जाते हैं और ऐसे हमारा समय चल जाता है। बाद में देखने पर हमें याद आता है कि यार इस जगह हम गए नहीं या उस जगह हम देखना छूट गए थे। तो ये कई ऐसी समस्याएं हमारे आ जाती है। तो ये थे पाठ के प्रश्न उत्तर, आपको काफ़ी अच्छे पसंद आए होंगे और समझ में आ गए होंगे। तो पाठ के प्रश्न उत्तर करने ज़रूरी हैं और पाठ को भी पढ़ा आपने। धन्यवाद।